गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन को लेकर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर अप्रैल 2021 में दिया था और जिस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन को लेकर पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाईकोर्ट को यह कहा कि जैसा आपने हमें ऑर्डर आदेश किए थे, बिल्कुल उस आदेश अनुसार हमने आपके ऑर्डर को माना है। इस ऑर्डर के आने के बाद आरटीओ श्रीनगर के साथ कुछ पत्रकारों ने बातचीत की और आरटीओ श्रीनगर ने उसी ऑर्डर को लेकर यह कहा, उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर स्पेसिफिकली 2 लोगों के लिए था, 2 गाड़ियों के लिए था जो बाहर से री रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू कश्मीर में आई थी और उन लोगों का कंटेंशन ये था कि हम लोगों ने ये गाड़ियां लाई जरूर हैं लेकिन हमने इनको 12 महीने तक लगातार यहां पर नहीं रखना है। गाड़ियां हमारी यहां आई हैं, सड़क पर चल रही हैं, लेकिन हमारी गाड़ियों को भी 12 महीने यहां पर नहीं हुए हैं। कानूनी तौर पर जब गाड़ी को 12 महीने जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, उन 12 महीनों के बाद उस गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है, वो अनिवार्य है, आपको कराना ही कराना है। लेकिन अदरवाइज भी जो लोग गाड़ियां बाहर से खरीद कर लाते हैं और उन्हें गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करनी है तो जाहिर सी बात है उसकी री रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए जरूरी है। अब उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कह रहा है कि भाई सिर्फ इस प्रिजम्पशन पर यह मान कर अब चलना कि ये गाड़ी, इस गाड़ी को 12 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसी प्रमाइस पर, इस प्रिजम्पशन पर आप री रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं, ये सही नहीं है। आप री रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब आप उस जजमेंट को पढ़ते हैं तो आपको उस जजमेंट को पढ़कर एक बात समझ में आती है कि कोर्ट ने इस बात को लेकर ये बात जरूर कही है कि जो री रजिस्ट्रेशन फीस है वो री रजिस्ट्रेशन फीस एक बार देने के बाद एक गाड़ी चालक दोबारा वो री रजिस्ट्रेशन फीस पे क्यों करे। ये सवाल कोर्ट ने भी किया है और कोर्ट ने भी कहा है कि जब आप उस पूरे जब आप मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के में क्लैरिटी के साथ ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आखिरकार एक आदमी जिसने गाड़ी खरीदी है, खरीदने के बाद अगर सेकेंड हैंड गाड़ी वो है, वो उसे जम्मू लेकर आया या वो उसे कश्मीर लेकर आया, वो दोबारा रजिस्टर कराना चाहता है, वो दोबारा से जितनी गाड़ी की जिंदगी लाइफ बची हुई है उतना री रजिस्ट्रेशन यानी उतना टोकन टैक्स भरे क्यों। अब ये जो टोकन टैक्स का मामला है, इस टोकन टैक्स के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिकाएं हैं, कई और जगहों पर लोगों ने याचिकाएं की हैं और याचिकाकर्ताओं का यही कहना है कि अगर परमिट जब हम बनवाते हैं, ये टोकन टैक्स जब सरकार हमसे लेती है, ये टोकन टैक्स अगर सरकार की चेस्ट में जाता है, अगर ये सरकार की ट्रेजरी में चला जाता है, तो सरकार की ट्रेजरी में जाने के बाद का मतलब ये हो गया और एक देश है, एक विधान है, एक संविधान है और एक प्रधान है। अगर कानून ये है तो फिर ये जिस नागरिक ने गाड़ी खरीदी है उसकी जिम्मेदारी कतई नहीं है कि जिस वक्त वो अपने राज्य में आकर या अपने केंद्र शासित प्रदेश में आकर गाड़ी को री रजिस्टर कराने लगे, वो क्यों दोबारा फीस पे करेगा। ये काम होना चाहिए था आरटीओ विभाग का कि आप अपने सब्सिक्वेंट आरटीओ विभाग को, दिल्ली का है, हिमाचल का है, उसे आप फौरन उसकी इतला करें, ऑनलाइन आप उसको ये बताएं जी ये गाड़ी जो है ये हमारे यहां पर इस गाड़ी को ये गाड़ी बेची गई है और हमारे यहां पर एक व्यक्ति इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, आपने एनओसी दी है, अब जो इसका बकाया अमाउंट है इसके टोकन टैक्स का, वो बकाया अमाउंट आप मेहरबानी करके हमें ट्रांसफर करें। लेकिन बिना किसी कानून के, जैसे मैंने आपको कहा, कानूनी तौर पर अगर आप रूल्स भी पढ़ेंगे और मोटर व्हीकल एक्ट भी पढ़ेंगे, दोनों के अंदर एक लेक्यूना जरूर है। वो लेक्यूना ये है कि आप ये तो कह रहे हैं कि जो बाकी बचा वक्त है उसके लिए आप टोकन टैक्स पे करिए, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि जो टोकन टैक्स ऑलरेडी इस गाड़ी का कहीं पर पे किया गया है उस टोकन टैक्स का क्या होगा। और गाड़ी का जिस वक्त आप टोकन टैक्स पे करते हैं वो आप 15 साल के लिए पे करते हैं, तो टोकन टैक्स वसूलना ये काम किसका होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये काम आरटीओ विभाग का होना चाहिए। लेकिन अब लोग इसमें एक और चीज जोड़कर देखते हैं, वो ये कहते हैं कि जिसने गाड़ी बेची, अब मान लीजिए 9 साल के बाद अगर आपने गाड़ी बेची है, उसकी 6 साल जो लाइफ बची हुई है, आपने उसका टोकन टैक्स भी 6 साल का, 15 साल का पे किया हुआ है, तो वो 6 साल का टोकन टैक्स, यानी सरकार इस तरीके से देखती है कि वो 6 साल का टोकन टैक्स उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसने गाड़ी बेच दी है और इस व्यक्ति को ये 6 साल का टोकन टैक्स भरना पड़ेगा ताकि ये इस गाड़ी को चला सके। यानी इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जिस आदमी ने गाड़ी बेची उस आदमी ने 15 साल का टोकन टैक्स भरा, लेकिन 10 साल के बाद उसने आपको गाड़ी बेच दी। जब उसने 10 साल के बाद आपको गाड़ी बेच दी, तमाम कागजात आपके नाम पर किए, तमाम कागजात आपके नाम पर करने के बाद
आप जब री रजिस्ट्रेशन के लिए आप जब गाड़ी को अपने नाम पर करवाने के लिए उस दिल्ली से अगर जम्मू कश्मीर लाते हैं तो कहा जाता है कि यहां जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहां भी गाड़ी को रजिस्टर करवाना होगा और जो बाकी एज उसकी बची होगी उसका टोकन टैक्स पे करना होगा। लेकिन सवाल अब यही था ब्रॉडर कि जी जब आपने ऑल इंडिया लेवल पर टोकन टैक्स दे दिया उसके बाद दोबारा टोकन टैक्स में पे क्यों करूं। तो इसी को लेकर कोर्ट ने यह कहा था कि टोकन टैक्स इस प्रिजम्पशन पर, इस प्रिमाइस पर लेना कि गाड़ी को 12 महीने से ज्यादा का वक्त जम्मू कश्मीर में हो चुका है, यह सही प्रिमाइस नहीं है। उसके लिए कोई आपके पास तरीका होना चाहिए, उसके लिए कोई आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप ये पता कर सकें कि गाड़ी को क्या 12 महीने इस शहर में हो चुके हैं। लेकिन ओपन एंडेड डिबेट है ये, और इस ओपन एंडेड डिबेट को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि वुकला साहिबान से समझने की कोशिश करें, रिटायर्ड जज साहिबान से समझने की कोशिश करें कि उन तमाम लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैंने एक बार टोकन टैक्स पे कर दिया और उसके बाद अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूं तो मेरे जो बकाया मेरा वक्त है, उस बकाया वक्त के लिए, बकाया जो मेरी गाड़ी की लाइफ है, उस लाइफ के लिए अगर टोकन टैक्स वसूलना है तो वो आरटीओ, जिस आरटीओ से गाड़ी ट्रांसफर होकर जिस आरटीओ में गई है, उस आरटीओ को, जहां गाड़ी गई है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आरटीओ को चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिखकर वो टोकन टैक्स वहां से अपने यहां ट्रांसफर करवाए। ये होना ये चाहिए। तो क्या कानूनी तौर पर यह सही है? और जहां तक जैसे मैंने आपको कहा आरटीओ कश्मीर, आरटीओ जम्मू, कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हमें भी फोन कॉल करके कहा जी हमने जब आपकी खबर सुनी, खबर सुनने के बाद हम भी आरटीओ के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको टोकन टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन जब आप कोर्ट ऑर्डर को पढ़ते हैं, आपको पढ़ने के बाद यह समझ में आता है कि टोकन टैक्स के बारे में वहां पर जिक्र जरूर किया गया है और यह भी कहा गया है कि सिर्फ इस प्रिमाइस पर कि गाड़ी यहां पर 12 महीने रह चुकी है या 12 महीने से है, इस प्रिमाइस पर अगर आप किसी से टोकन टैक्स वसूलने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश गलत है। अब देखेंगे कि इस पर कानून के जानकारों का क्या कहना है, वकीलों का और जज साहिबान का क्या कहना है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ओपन एंडेड डिबेट है, जिस डिबेट को विराम तब लग सकता है जब केंद्र सरकार इस मामले में कोई कानून बनाए और क्लैरिटी के साथ ये कहे कि जब आप जो गाड़ी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं, एक गाड़ी खरीदी गई है जिसकी कीमत 52 लाख के करीब करीब है। जब आप उसको मार्केट में खरीदने जाते हैं तो 52 लाख की आपने गाड़ी खरीदी और आपने वो 2012 मॉडल की गाड़ी खरीदी है और लगभग 11 साल के बाद खरीदी है। 4 साल उस गाड़ी की लाइफ बची हुई है। अब 52 लाख की गाड़ी का टोकन टैक्स 9% के हिसाब से आप बनाइए कितना बनता है। और अब अगर 4 साल उसके बचे हैं, उस 4 साल का टोकन टैक्स लगभग 1 लाख के करीब करीब बनेगा। जबकि जिस आदमी ने ये गाड़ी खरीदी है उसने सेकंड हैंड में ये गाड़ी 5 लाख रुपए की खरीदी है। आप मित्सुबिशी की गाड़ियां ले लें, लैंसर की गाड़ियां ले लें, आप बीएमडब्ल्यू ले लें, मतलब आप बीएमडब्ल्यू कार भी आपको 5 लाख, 6, 7 लाख, 8 लाख रुपए की मिल जाती है। तो जितनी टॉप मॉडल की गाड़ियां हैं, मारुति को छोड़कर, होंडाई को छोड़कर, कुछ और ब्रांड्स को छोड़कर, बाकी तमाम बड़े मॉडल की गाड़ियां लोग नहीं खरीदते। उनकी जो रीसेल वैल्यू जो उनकी है बहुत कम होती है, क्योंकि तेल खाने वाली गाड़ियां हैं, लोग यूजुअली नहीं खरीदते। तो अब 2012 मॉडल की 52 लाख की गाड़ी जब आप जम्मू लाएंगे और उसके लिए आपको 1.5-2 लाख रुपया या लाख रुपया टोकन टैक्स देना पड़ेगा, तो आप खुद भी सोचेंगे भाई मैंने 5 लाख में गाड़ी खरीदी तो मैं लाख रुपया इसका टोकन टैक्स क्यों पे करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको लेकर ओपन एंडेड डिबेट है। आरटीओ को, ट्रांसपोर्ट विभाग को गंभीरता के साथ इस पर सोच विचार करना चाहिए और जो लोग गाड़ियां खरीद कर ला रहे हैं उनसे बाकायदा पूछना चाहिए भाई आपने कितने की खरीदी है। जो खरीदने की कॉस्ट है उसको देखा जाना चाहिए, उसके ऊपर जो है फैसले लिए जाने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अभी ये ओपन एंडेड डिबेट है। हम वुकला हजरात से मिलेंगे, रिटायर्ड जज साहिबान से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इसके ऊपर मत क्या है।